नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। 60,000 की सैलरी और 70 करोड़ का होटल, मामूली आमदनी लेकिन राजसी ठाट पाट। पैसे इतने कि गिनते गिनते पूरी एजेंसी थक जाए। फ्लैट, जमीन, होटल, मॉल, वॉल्वो बसें, इतना बड़ा काला साम्राज्य, और वो भी एक एआरटीओ का। जी हां, एक एआरटीओ की तनख्वाह 60,000 रुपए, और वो अकूत दौलत का मालिक बन बैठा। योगी के यूपी में जब एक अफसर का खजाना खुला तो उस नेक्सस का भी पर्दाफाश हो गया, जिसकी बदौलत भ्रष्ट तंत्र का यह पौधा इतना बड़ा वट वृक्ष बन बैठा था। यह यूपी में चंदौली के एक एआरटीओ की कहानी है। अखिलेश और मायावती के राज में लूट का खुला खेल खेलने वाले इस अफसर की गर्दन तक जब योगी आदित्यनाथ के हाथ पहुंचे तो पूरे सिस्टम में खलबली मच गई। $70 करोड़ का होटल, 16 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 9 करोड़ की लग्जरी वोल्वो बसें, एयरपोर्ट के पास 35 बीघा जमीन, दिल्ली से वाराणसी तक अकूत प्रॉपर्टी, योगी के शिकंजे में 500 करोड़ का एआरटीओ, चौंकिए मत, अभी तो ये शुरुआत भर है। प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये उस अफसर की अकूत दौलत का एक हिस्सा भर है जिसकी तनख्वाह महज 60 से 70 हजार रुपए महीने है। यूपी के भ्रष्ट सिस्टम का एक ऐसा अफसर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े अफसर भी सहम जाते थे। वो अफसर जिसके नाम का सिक्का लखनऊ के पंचम तल से दिल्ली तक चलता था। वो अफसर जो मायावती और अखिलेश के राज में ट्रांसपोर्ट की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। काली कमाई के इस कुबेर पर जब योगी की पुलिस ने हाथ डाला तो ब्लैक मनी के एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ जिसके तार सड़क से लेकर लखनऊ के उस पंचम तल तक जुड़ने लगे जहां से पूरे यूपी की हुकूमत चलती है। लग्जरी होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लग्जरी वोल्वो बसों का बेड़ा, महंगी महंगी जमीनें, ये तो सिर्फ उन प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जिनके दस्तावेज पुलिस को मिले हैं। अभी पूरे साम्राज्य का खुलासा होना बाकी है। एक छोटे से अफसर के पास आखिर इतनी बेशुमार दौलत कहां से आई? वो कौन सी ताकत थी जिसके बूते यूपी का ये अरबपति बाबू बेखौफ होकर अपना काला साम्राज्य बढ़ाता रहा? इस अफसर की पूरी कहानी बताएं, इससे पहले देखिए आखिर कैसे ये बड़ी मछली योगी सरकार के शिकंजे में फंसी। जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। जिला चंदौली यूपी का वो इलाका जो कभी कभी ही सुर्खियों में आता है। यूपी में एक पेट्रोलिंग टीम उस वक्त हाईवे पर निकली और पुलिस को यह पता लगा कि ट्रकों की लंबी लाइन की वजह से हाईवे पर जाम लग गया है। जिसके बाद ये जानकारी मिली कि एक कांस्टेबल खुलेआम ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की, जो सीधा सीधा आरएस यादव नाम के इस भ्रष्ट अफसर की काली कमाई तक जा पहुंची। अधिकार है गाड़ी रोकने का? फिर क्यों रोका आपने गाड़ी? कोई नहीं, अगर मैं यहाँ से जाऊँ और चौराहे पे मुझे कोई पुलिस वाला न मिले तो मैं क्या करूँगा कि मैं पुलिस वाला बंद करके वसूली करने लगूंगा? थाना नहीं है, उस थाने का कोतवाल नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, टिकट नहीं है, 100 की गाड़ी नहीं चल रही है। पुलिस स्टेशन में खड़े इस कांस्टेबल को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स महीने में करोड़ों रुपए की वसूली करता होगा? आईडी है? आईडी नहीं है। नेम प्लेट है? नहीं, यहाँ लगी है नेम प्लेट। तो जब नेम प्लेट नहीं लगी, हमारी लगी है। सब लोग जानते हैं कि मैं त्रिपुरारी पांडे, है ना? तो तुम्हारा क्या प्रमाण है? नाम शिव बहादुर यादव, आरएस यादव की टीम की एक अहम कड़ी। वो कांस्टेबल जो सड़क पर निकलता था तो हाईवे पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग जाती थी।
भ्रष्ट अफसर के इस साम्राज्य में एक और किरदार है, नाम है महेंद्र मौर्य। महेंद्र आरएस यादव का प्राइवेट ड्राइवर है। जांच हुई तो पता चला कि गाड़ी चलाने वाले इसी शख्स के नाम से वाराणसी में 70 करोड़ का होटल है। एआरटीओ का पूरा काला साम्राज्य इन्हीं दो लोगों के भरोसे चलता था, लेकिन यही लोग आरएस यादव के पतन के कारण भी बन गए। गुरुवार को चंदौली सीओ सिटी त्रिपुरारी पांडे हाईवे से गुजर रहे थे। एआरटीओ की गाड़ी लेकर सिपाही शिव बहादुर यादव ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था। पूछताछ हुई तो कांस्टेबल ने बताया कि वो एआरटीओ के कहने पर ही ट्रकों से पैसे वसूल रहा है। बस इतने छोटे से खुलासे भर से एआरटीओ आरएस यादव का पूरा काला चिट्ठा खुल गया। दरअसल पुलिस के सख्त तेवर के बाद ये कांस्टेबल टूट गया और खुद ब खुद अपने आका के सीक्रेट राज उगलने लगा। कैसे एआरटीओ का सिस्टम चलता है पूरा बताइए। एंट्री के नाम पर से चलता है। हाँ। ओवरलोड गाड़ियों से एंट्री ले जाती है 3000 लगभग एक गाड़ी से। और ये जो एक सिस्टम होता है, एक लिस्ट मिलाई जाती है गाड़ी है या नहीं है। जो गाड़ी होती है ओवरलोड सर वो छोड़ दी जाती है, जो नहीं रहती वो बंद कर दी जाती है। ये एआरटीओ सब जिले में कब से? ये सब बरसों से हैं सर, यहाँ कई सालों से हैं। आरएस यादव ने सोचा भी नहीं था कि जिसने 2 दशक में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया वो नई सरकार आते ही रेत के महल की तरह भरभरा कर गिर जाएगा। कांस्टेबल पर शिकंजा कसने के बाद आरएस यादव भागा भागा लखनऊ गया। दिल्ली से लखनऊ तक बड़े बड़े लोगों से फोन पर मदद मांगी, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ये एक ऐसा केस था जिस पर सीधे सीएम योगी की नजर थी। सबसे बड़ी बात थी कि आरएस यादव के सबसे करीबी कांस्टेबल ने रट्टू तोते की तरह पुलिस के सामने सारी कहानी उगल दी। आप लोग जो पकड़ते हैं गाड़ी जी, जो पैसा वसूलते हैं वो कहाँ जाता है? तो सब उसमें आधा आरटीओ साहब लेते हैं और आधे में हम लोगों को मिल जाता है और ऊपर चला जाता पैसा से। कितनी गाड़ियाँ चेक करती है रोड पर? रोड पे मिलने के ऊपर है सर। कांस्टेबल शिव बहादुर यादव से मिले इसी सुराग के बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की और खुलती चली गई सारी कड़ियां। वाराणसी से संतोष जायसवाल के साथ शैलेश चौरसिया, इंडिया टीवी, चंदौली। 33 साल पहले आरएस यादव ने उत्तर प्रदेश जल निगम में बतौर जूनियर इंजीनियर नौकरी शुरू की। 23 साल पहले किसी तरह से जुगाड़ लगाकर आरटीओ डिपार्टमेंट में डिप्यूटेशन पर पहुंच गया। इसके बाद प्रमोशन पाकर एआरटीओ बन गया और फिर उसने काली कमाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। उसने घूस तंत्र का ऐसा जाल फैलाया कि चंद सालों में वो अरबों की जायदाद का मालिक बन गया। होटल, मॉल, आलीशान मकान, करोड़ों की बसें, सब कुछ एआरटीओ आरएस यादव की जागीर में शामिल हो गया। लेकिन योगी सरकार में इस भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा कसा जा चुका है। आरोप सब गलत है सर। बताया जा रहा है वाराणसी में कई संपत्तियां हैं आपकी, वो कई संपत्तियां हैं आपकी। संपत्ति सब डिक्लेयर, कोई बस नहीं, कोई डिक्लेरेशन। सही संपत्ति है क्या? सारी सब डिक्लेयर। कैमरे के सामने खुद को सबसे बड़ा ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे इस अफसर के दावों पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पास काली कमाई का इतना बड़ा खजाना है कि जानकर आप दंग रह जाएंगे। भरोसा नहीं होगा कि आरटीओ डिपार्टमेंट का एक अफसर अरबों का मालिक भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बतौर एआरटीओ तैनात राधे श्याम यादव ने पिछले 23 साल में दोनों हाथों से दिन रात सिर्फ और सिर्फ दौलत बटोरी है। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर होगा जहां इस घूसखोर एआरटीओ की जायदाद नहीं होगी। मॉल से लेकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक, खेती की जमीन से लेकर प्लॉट तक, फ्लैट से लेकर आलीशान मकान तक, होटल से लेकर दुकान तक, लग्जरी बसों से लेकर आलीशान कारों तक, क्या नहीं है आरएस यादव के पास। एआरटीओ अफसर चाहे लाख दावे करे कि उसके पास कुछ नहीं है, जो प्रॉपर्टी है वो सबके सामने है, लेकिन आज हम आपको इस भ्रष्ट अफसर की पूरी कुंडली दिखाएंगे, इसकी वो जागीर दिखाएंगे जो इसने काली कमाई से तैयार की है।
ARTO और RS यादव की कहानी काफी दिलचस्प है। 23 साल पहले तक यादव यूपी के जल निगम में एक मामूली सा जेई हुआ करता था, लेकिन उसकी काली कमाई का मीटर उस दिन से डाउन हो गया जब पैरवी और जुगाड़ के दम पर यादव ने अपनी 5 साल की डेपुटेशन पे पोस्टिंग यूपी के सबसे मलाईदार विभाग यानी कि परिवहन विभाग में करा ली। अब 5 साल का वक्त बीत चुका था, लेकिन घूसखोरी का खून RS यादव के मुंह में ऐसा लगा था कि पैसे और जुगाड़ के दम पर उसने अपनी परमानेंट पोस्टिंग ट्रांसपोर्ट विभाग में करा ली। अब सरकार चाहे किसी की भी रहती हो, यादव खुलेआम वसूली करता था और ट्रकों के सामने मनमानी ढंग से अपनी वसूली को आगे बढ़ाता गया और यहीं से लाखों रुपए रोज RS यादव अपनी काली कमाई में बढ़ाता गया और अपनी तिजोरी को लगातार बढ़ाता गया। योगी राज में जब इस घूसखोर अफसर का तिलिस्म टूटा तो इसकी दौलत का ऐसा लेखा जोखा सामने आया कि सुनने वाले दंग रह गए, जांच करने वाले अधिकारी हैरान रह गए। RS यादव की गिरफ्तारी के बाद जब इसे लेकर छानबीन का सिलसिला शुरू हुआ तो एक एक कर राज सामने आते चले गए। जरा इस तस्वीर को देखिए। घूसखोर ARTO सोफे पर बैठा है और पुलिस वालों की टीम पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें, ये वाराणसी का वेस्ट इन होटल है जिसका मालिकाना हक RS यादव के पास है। जरा इस आलीशान होटल की तस्वीरें भी देख लीजिए जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। काली कमाई के इस कुबेर ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए होटल अपने निजी ड्राइवर महेंद्र मौर्य के नाम खरीदा था, लेकिन जब योगी की पुलिस इस भ्रष्ट अफसर के पीछे लगी तो इस बेनामी संपत्ति का सच सामने आ गया। करीब 1 घंटे तक पुलिस ने रिसेप्शन पर रखे कंप्यूटर और फाइलों की पड़ताल की। पता चला कि छापेमारी में पुलिस के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं जो आगे चलकर इसके गले की हड्डी बन सकते हैं। वाराणसी के पौष इलाके में बना यह आलीशान मकान भी RS यादव का है। पुलिस ने यहां भी दबिश डाली, लेकिन बेहद शातिर RS यादव ने पहले से ही घर में रखा कैश और ज्वेलरी हटवा दी थी। ARTO RS यादव का ड्राइवर खुलेआम वसूली करते हुए गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से ही यादव को यह अंदेशा हो गया था कि उसके काले कारनामे जरूर सामने आएंगे और उस पर पुलिस का शिकंजा जरूर कसेगा। जिसके बाद यादव ने अपने काले कारनामों को मिटाने की पूरी तरीके से कोशिश भी की। वो 24 घंटे लगातार अपनी काली कमाई के सबूत को मिटाता रहा। बावजूद इसके पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और उसे जौनपुर के मछली शहर से गिरफ्तार कर लिया। RS यादव के शिकंजे में फंसने के बाद जब इससे पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि वाराणसी ही नहीं, गोरखपुर में भी यादव ने अपनी काली कमाई से एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। ये उसी की तस्वीरें हैं। इस 2 मंजिला बिल्डिंग में बैंक और कुछ दूसरे दफ्तर चल रहे हैं। बताया जाता है इस बिल्डिंग से हर महीने लाखों की कमाई बतौर किराया होती है। अभी तक की तफ्तीश से अंदाजा हुआ है कि RS यादव के पास करीब 500 करोड़ रुपए की जायदाद हो सकती है, जिसमें वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के पास 35 बीघा जमीन शामिल है। जमीन 1 करोड़ रुपए बीघा यानी 35 करोड़ की बैठती है। चंदौली में NH2 पर 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन है। यूपी की सोनभद्र में 2 करोड़ रुपए की कीमत की 25 बीघा जमीन है। लखनऊ की आशियाना कॉलोनी में करोड़ों रुपए का मकान है। सारनाथ में भी ARTO RS यादव की कई बीघा जमीन है। ARTO RS यादव सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं करता था, बल्कि अपनी ट्रेवल एजेंसी भी चलाता था। यादव के पास आलीशान वोल्वो बसों का पूरा बेड़ा था जो लखनऊ, दिल्ली और वाराणसी के बीच दौड़ती थी। RS यादव के पास 15 वोल्वो बसें हैं। एक बस की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। बसों की कीमत ही करीब 9 करोड़ रुपए बैठती है। हर महीने बसों से करोड़ों की कमाई होती थी। ये तो वो धंधे हैं जो RS यादव नौकरी के साथ चला रहा था, लेकिन बतौर ARTO भी वो हर दिन लाखों रुपए वसूल कर ले जाता था। पुलिस के मुताबिक हर दिन नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों को ARTO RS यादव को नजराना देना होता था, क्योंकि उसके बिना एक भी ट्रक चंदौली बॉर्डर पार नहीं कर सकता था। पिछले 19 साल से चंदौली और वाराणसी में ही नौकरी करने वाले RS यादव के बारे में कहा जाता है कि वो हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रकों से वसूलता था।
एक महीने के लिए एक ट्रक से 3,000 से 10,000 रुपए तक वसूले जाते थे। ओवरलोड ट्रक एआरटीओ आरएस यादव की कमाई का बड़ा जरिया थे। ट्रकों से वसूली के साथ आरटीओ ऑफिस से जुड़े कामों से भी करोड़ों रुपए आते थे। कुल मिलाकर ये घूसखोर हर महीने करोड़ों रुपए डकार जाता था। दौलत के दम पर इसकी पहुंच लखनऊ तक थी। मंत्रियों और अफसरों का मुंह बंद करके रखता था, बदले में खुलेआम सड़क पर डाका डालता था। एक जमाने में इसके रसूख का आलम यह था कि जिले के डीएम ने आरटीओ विभाग में छापा मारकर 2 घूसखोर बाबुओं को जेल भेजा था और आरएस यादव को भी चेतावनी दी थी, लेकिन अगले ही दिन डीएम का ट्रांसफर हो गया था। बहरहाल इस बार योगी सरकार में शिकंजे में फंसे इस भ्रष्ट अफसर की हालत पतली है। अपने हर रहनुमाओं के दर पर फरियाद करने के बाद भी किसी ने इसका साथ नहीं दिया। नतीजा अब ये सलाखों के पीछे है। कहने के लिए तो एआरटीओ आरएस यादव की तैनाती चंदौली जिले में थी, लेकिन हकीकत यह थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उसका सिक्का चलता था। वो खुलेआम वसूली करता था। कई जिलों में उसके एजेंट तैनात रहते थे जो ट्रकों से मनमाने रुपए वसूलते थे। ट्रक मालिकों से वसूली के लिए की जाने वाली बातचीत की कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सामने आई हैं। सुनिए कैसे बेखौफ होकर आरएस यादव के एजेंट दलाली किया करते थे। महज 23 साल की नौकरी में आरएस यादव 500 करोड़ का धन कुबेर कैसे बन गया, समझने के लिए जरा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। और हमारे मित्र हैं वीरेंद्र सिंह, हमारे बगल में बैठे हैं। अच्छा, इनकी भी गाड़ियाँ कहीं करा रहे थे, किसी के कह रहे कि भैया साथे करा लीजिए, गिट्टियाँ साथे हमारे चलती है इनकी। अच्छा, तो क्या मतलब गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़ भी बता दीजिए इनको। सब हो जाएगा। तो कितना कितना कैसे कैसे बता दीजिए, तो उनको बता दें। आजमगढ़ 1800 रुपया है। आजमगढ़ 1800। सुना आपने कितना बेखौफ होकर काम करती थी चंदौली के इस घूसखोर अफसर की टीम। आरएस यादव एंड कंपनी ने हर जगह के लिए रेट फिक्स कर रखा था। यूपी के इस भ्रष्ट अफसर की जुबान से जो रकम निकल गई वही ट्रकों के लिए एंट्री फीस होती थी। हर जिले में आरएस यादव ने अपने एजेंट तैनात कर रखे थे जो फोन पर ही डील करते थे। और कहाँ बताए? गाजीपुर 2200 रुपया। गाजीपुर 2200 रुपया। मऊ 2100। मऊ 2100। ये गोरखपुर अपना? गोरखपुर 4200। हाँ, गोरखपुर तो जान मारता है पूरा। अच्छा, बलिया का कितना होगा? बलिया का 2300। बलिया का भी 2300। नियुक्ति चंदौली जैसे छोटे जिले में थी, लेकिन आसपास के वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ का रेट आरएस यादव ही फिक्स करता था। अगर किसी ने एंट्री फीस नहीं चुकाई तो उसकी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। आरएस यादव कुछ वक्त के लिए गाजीपुर में भी तैनात रहा। लोग बताते हैं कि वसूली के लिए इस अफसर ने बाकायदा टोकन सिस्टम बना रखा था। हर ट्रक के लिए ये टोकन खरीदना जरूरी था। जो गाड़ियां आती थी उनको टोकन इशू किया जाता था इनके स्तर से, और इनके लोग टोकन देते थे, और टोकन से भारी मात्रा में उन ट्रकों पर लोड होता था और मानक से ज़्यादा लोडिंग होती थी, और जो ट्रक उनके टोकन को ले लेते थे उनको कहीं रोका टोका नहीं जाता था। ये तो एक अफसर की कहानी है। यूपी में एआरटीओ का भ्रष्ट तंत्र कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए जरा बांदा जिले की तस्वीर देखिए। रात में सड़क पर हमें एक प्राइवेट शख्स गाड़ियों की चेकिंग करते दिखा। कैमरा देखते ही ये एआरटीओ सुरेश कुमार मौर्य की गाड़ी में जाकर बैठ गया। पूछने पर पता चला कि दिन में ये एआरटीओ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, रात में एआरटीओ के लिए ट्रकों से वसूली करता है। हमारे पास तो जो होम गार्ड्स हैं, हाँ, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। जिलाधिकारी, ये पीछे जो आपके बन बैठे हैं, हाँ, ये किस पत्ते हैं? कौन? ये पीछे आप ये होम गार्ड्स। इसके अलावा नीली टी शर्ट में? नीली टी शर्ट तो ये हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वही बैठे। यूपी के आरटीओ दफ्तर किस कदर दलालों के अड्डे बने हुए हैं, इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। फिरोजाबाद में दलाल खुलेआम आरटीओ दफ्तर के बाहर वसूली करते दिखे। कैमरा देखते ही फिरोजाबाद के ये दलाल दीवार फांद कर भागने लगे। ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में दिखी। डीएम ने अचानक एआरटीओ दफ्तर पर छापा मारा। इस रेड में 18 संदिग्ध पकड़े गए। गाजीपुर से अनिल, फिरोजाबाद से लवकुश के साथ पंकज द्विवेदी, इंडिया टीवी, बांदा। इस सबसे आप समझ सकते हैं कि बरसों में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है।
हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आज का वायरल में आपको दिखाएंगे जय श्री राम बोलकर मस्जिद तोड़ने का वायरल सच। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, आज रात 9 बजे आज की बात में जरूर देखिए एक बड़ा खुलासा, एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया टीवी के 2 रिपोर्टर्स की ऐसी तहकीकात जिसे जानने के बाद आपको सिस्टम के असली दुश्मन का पता चलेगा। अगली खबर पर बढ़ते हैं। देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में शामिल आईआईटी जेईई में करीब 11,000 छात्र सफल हुए। इस मुश्किल परीक्षा के लिए छात्र जी तोड़ मेहनत करते हैं, साथ ही उन्हें तैयारी के लिए साधनों की भी जरूरत होती है। लेकिन इस साल का रिजल्ट इन वायरों में बेहद खास है कि गरीब तबके के लोगों के बच्चे भी आईआईटी की इस मुश्किल परीक्षा में अव्वल आए। माली, ऑटो ड्राइवर, वेंडर के बच्चे आईआईटी से अब इंजीनियर बनेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर का अर्पित, पुणे का धनंजय, इलाहाबाद का विशाल सतीश अग्रहरी, नालंदा का अरबाज और पटना का केवलिन अलग अलग शहरों के एक जैसे बच्चे हैं। वो किसी ने लिखा है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इन बच्चों का टैलेंट, मेहनत आज बोल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा वो गुर्बत बोल रही है जिसकी आगोश को तोड़कर इन बच्चों ने कामयाबी की बुलंदी हासिल की है। ये आईआईटी एडवांस के कामयाब चेहरे हैं। मुफलिसी की आंधी में भी चिराग रोशन होता है। इसकी सबसे शानदार मिसाल इंदौर का अर्पित है। आईआईटी एडवांस में अर्पित की ऑल इंडिया रैंक 46वीं है। घर की दीवारें और हालात सब कुछ कहती हैं। पिता माली हैं, बड़े बड़े साहबों के घर जाकर बागवानी का काम करते हैं। होनहार बेटे को पढ़ाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन फटेहाल बागमा को बेटे ने गुलजार कर दिया। दिक्कत की थोड़ा माहौल जो घर का रहता है वो थोड़ा दिक्कत का मामला था, तो थोड़े 1-2 महीने लगे उसको। और जो अपना वो रहता ना कि पापा मम्मी के साथ थोड़ा टाइम कम हो गया था फैमिली के साथ, तो उसकी थोड़ी दिक्कत थी। इंटरटेनमेंट की थोड़ी दिक्कत थी, सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। तो बगीचे का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, बंगले। हमारी तो उम्मीद है अच्छा पढ़े और आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। गरीब ऑटो ड्राइवर के बेटे के मुकद्दर का फैसला गरीबी और तंगहाली नहीं करेगी। ये फैसला ठाणे के ऑटो चालक सुभाष तिवारी का था। बेटे के सपने में चांद सितारे सजे, इसे सच करने के लिए सुभाष रोजाना 15-15 घंटे ऑटो चलाते। 5 लोगों का घर था जो 100 स्क्वायर फीट के छोटे से घर में रहता था। गर्मी और अंधेरा इस घर की पहचान थी। लेकिन आईआईटी जेईई के एडवांस परीक्षा में धनंजय को 1364वीं रैंक मिली, तो गरीब के बेटे ने चांद सितारे की दुनिया पर रिसर्च करके यानी एस्ट्रोनॉमर बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। बस यही था कि बस करना है कुछ। पापा भी इतना हार्ड वर्क करता है, तो अभी वो सब मतलब जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं अपना अभी बस यही। लेकिन ये जितना जाने उसमें हमको रोकने के लिए कोई वो नहीं था, प्रावधान नहीं था कि आप इसके आगे मत जाओ, हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये हमारी कैपेसिटी से भी ज़्यादा गए, हम उस हिसाब से मेहनत करते गए। पैसा कमी पड़ती थी, यार दोस्त से किसी से ले दे करके कर लेता था, फिर उनको देता था, इसी करके दिया। गरीबी के बावजूद ठाणे का धनंजय कहता है, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हौसले की यही उड़ान नालंदा के अरबाज आलम की भी है। अरबाज के पिता सड़क किनारे अंडा बेचकर गृहस्थी चलाते हैं। कमाई इतनी नहीं है कि होशियार होनहार बेटे के ऊंचे सपने को पूरा कर सकें, लेकिन अरबाज के पिता को अपनी कमाई से ज्यादा बेटे की तरक्की की फिक्र थी। अरबाज का एडमिशन पटना के आनंद कुमार के सुपर 30 कोचिंग सेंटर में कराया। बेटे ने आईआईटी जेईई में मुकाम हासिल कर पिता का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया। पढ़ने का 1 रुपया पैसा नहीं था। यहाँ खाने का लालच पड़ जाता है कि एक टाइम खाओ दूसरा टाइम भूखे रहो, तो उसमें पढ़ने का किताब कॉपी का बात तो छोड़ ही दीजिए। तो 10 में पास में मेरे पास किताब खरीदने कॉपी खरीदने का पैसा नहीं था, तो हमारे मतलब स्कूल के सर लोग हेल्प किए और वो किताब कॉपी मतलब देते थे, लाइब्रेरी से पढ़ते थे। कुछ है, अगर इसको तराशा जाए तो ये सच्चा हीरा ये बन सकता है, लेकिन तराशने के लिए पैसे की ज़रूरत आई
तो अपने बेगाने लोग से हमने ये किया, इल्तिजा किया कि भाई कुछ आप लोग हेल्प करें ताकि मेरा बच्चा पढ़ जाए। तो पैसा देना तो दूर, लोग हमारे अपने ही लोग मजाक भी उड़ाए। आनंद कुमार की सुपर 30 में अरबाज की तरह गुर्बत के कांटों में खिला है गुलाब केल्विन। पिता बेरोजगार हैं, घर घर योग सिखाते हैं। बावजूद इसके न मुश्किलों से 2 जून की रोटी का जुगाड़ होता है और न बच्चों की पढ़ाई का। सुपर 30 में केल्विन का एडमिशन हुआ तो आनंद कुमार ने उसके हुनर को तराश कर सफलता की नई कहानी लिख दी। योगा टीचर हैं, घर घर जा करके योगा सिखाते हैं। और मैं जब 8th क्लास में था तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आनंद सर हैं जो कि IIT के लिए ट्रेन करते हैं बच्चों को। तो मैंने 10th क्लास में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद से यहाँ पे आया हूँ। पिछले 15 सालों से सुपर 30 चला रहे हैं और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि हम लोग आज तक 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया, अपने ही बल पर कुछ पैसा ट्यूशन कमा कर और इन बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ में रखते हैं और खिलाते पीते हैं। सुपर 30 की इस क्लास में कोई बेरोजगार का, कोई मजदूर का, कोई भूमिहीन किसान का बेटा है। अपनी मेहनत से इन्होंने गरीबी और संसाधनों की कमी में जंजीरों को तोड़कर कामयाबी का परचम लहराया है। कुछ ऐसी ही कहानी है इलाहाबाद के इन 2 भाइयों की। इलाहाबाद के ग्रामीण इलाकों से आने वाले इन 2 सगे भाइयों के पिता आलू बेचते हैं। गांव में रहकर पढ़ाई करने वाले दोनों भाइयों के पास संसाधन नहीं थे। इन दोनों भाइयों ने अपना मुकद्दर खुद लिखा तो आज मम्मी पापा का सिर गर्व से ऊंचा है। पापा मम्मी चाहते थे कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ, MBBS बनूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो उन्होंने दबाव नहीं डाला। जो मैं करना चाहता था मैंने वही किया। तैयारी करता था, कोचिंग जाता था, फिर 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी काफ़ी होती है। मेन चीज़ होता है पेपर के दिन आपका लक कैसा है और आपने अभी तक जो पढ़ा वो कैसे आपने पढ़ा था। तो वही रहता कि बस ये था कि मेरा लक उस दिन थोड़ा अच्छा हो गया। ये नौजवान अगर गरीबी को भी मात देकर कामयाब हुए तो ये उनके हुनर के साथ अटल इरादे का कमाल था। ऐसा ही इरादा था हैदराबाद में समोसा बेचकर परिवार चलाने वाले सुब्बा राव का। बेटे मोहन अभ्यास ने IIT JEE में 64वां रैंक हासिल किया। माली हालत का आलम यह है कि पत्नी, बेटा मोहन सब समोसा बनाते हैं, तब जाकर 2 जून की रोटी नसीब होती है। And invent something new that will be helpful for the society. I want to make my parents happy and they are happy when they listen the results. गरीब परिवार के होनहार के अलावा खाते पीते घर के बच्चों ने भी IIT इम्तिहान में बुलंदी हासिल की है। पंचकुला के रहने वाले सर्वेश मेहतानी ने IIT JEE में ऑल इंडिया टॉप किया। पुणे के अक्षत को दूसरी पोजीशन मिली तो दिल्ली के अनन्य तीसरे स्थान पर रहे। तीनों अपनी कामयाबी को मेहनत और सटीक प्लानिंग का नाम देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। 7-8 घंटे जनरली पढ़ाई करता था, स्कूल के अलावा बस अपने जो भी है पूरा काम रखना अपना, टीचर्स पे ही जो है कि टीचर ने कहा वो कंप्लीट करना है काम। करीब 10 घंटे की पढ़ाई होती थी हर रोज़। तो जैसे सुबह थोड़ा कंसंट्रेशन बेटर रहता है तो मैं उन टॉपिक्स को पढ़ता था सुबह जो थोड़े मुझे मुश्किल लगते थे, और रात को फिर थोड़े जो लाइटर टॉपिक्स होते थे वो पढ़ लेता था। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स पे काफ़ी फोकस करा जाए, क्योंकि जो 90% 80% क्वेश्चन होंगे वो आसान होंगे, और अगर हम 80% को एक्यूरेटली और जल्दी कर सकते हैं तो मुश्किल क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। कामयाब सभी टॉपर्स की एक ही सलाह है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत की बुनियाद पर ही कामयाबी की इमारत बुलंद होती है। पटना से प्रशांत झा, चंडीगढ़ से गौरव वालिया और दिल्ली से प्रियंका कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब एक खबर गुजरात से। गुजरात के बोटाड जिले में वोट के लिए तंत्र मंत्र का तमाशा हुआ, और वो भी राज्य सरकार के 2 सीनियर मंत्रियों के सामने। और मंत्रियों ने अपनी आंखों के सामने चल रहे इस तमाशे को बंद करवाने की बजाय समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को सम्मानित किया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई। इतना ही नहीं, गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने तो इन ओझाओं को शक्ति का उपासक करार दे दिया। तेज आवाज में लोक संगीत बज रहा है। सामने एक शख्स लोक संगीत की धुन पर बेहोशी के अंदाज में नाच रहा है। और मंच पर मौजूद हैं गुजरात सरकार के 2 मंत्री, एक शिक्षा मंत्री और दूसरे सामाजिक न्याय मंत्री। जानते हैं गुजरात सरकार के ये मंत्री कहां पर मौजूद हैं,
तंत्र मंत्र करने वाले उन लोगों के सम्मेलन में जो समाज को अंधविश्वास की तरफ झोंकते हैं, जो तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों की सोच को सैकड़ों साल पीछे ले जाते हैं, और इनकी आंखों के सामने मंच पर चल रहा है ये तमाशा। देखिए इन तस्वीरों को। एक शख्स लाल चुनरी ओढ़े हुए है, लोग रुक रुक कर उसे प्रणाम कर रहे हैं। तभी एक शख्स मंत्री महोदय के सामने ही बेहोशी की हालत में नाचने लगता है। तस्वीरें देखकर लगता है कि लाल चुनरी ओढ़े ये शख्स इस भीड़ का मुखिया है, लेकिन गुजरात के शिक्षा मंत्री इन्हें शक्ति का उपासक समझते हैं। सुनिए जरा देश के विकसित राज्य गुजरात के शिक्षा मंत्री की दलील। इतना बड़ा शक्ति उपासक का ग्रुप है गुजरात में, अरे पूरे देश में है शक्ति उपासक का, ये सब इतना बड़ा ग्रुप है। तो हम पॉलिटिकल लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो हमको मिलना है। सुना आपने? क्या कहीं से आपको ये एक शिक्षा मंत्री का बयान लगता है? ये उसी विकसित गुजरात की नुमाइंदगी करते हैं जहां से ताल्लुक रखने वाले पीएम नरेंद्र मोदी मिशन मंगल की बात करते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुजरात के बोटाद जिले की बीजेपी इकाई ही थी, जिसने तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक करने वाले लोगों का सम्मान सम्मेलन आयोजित किया था। और उसमें गुजरात के 2 मंत्रियों भूपेंद्र सिंह चुडासमा और आत्माराम परमार ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र को बढ़ावा देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। जानकारी के मुताबिक झाड़ फूंक करने वाले लोगों का यह सम्मेलन शनिवार यानी 10 जून को किया गया, जिसका वीडियो रविवार यानी 11 जून को सामने आया। अब कांग्रेस ने गुजरात के दोनों मंत्रियों पर तगड़ा हमला किया है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है कि हम सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं देंगे, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंत्री ने ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के खिलाफ जो लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मेलन किया और सिर्फ वोटों के लिए किया गया। मंत्री लोगों का पर्पस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये भुआ लोग हैं जिनके अंडर में एक भुए के अंडर में कम से कम मिनिमम 100 लोग फॉलोअर्स हैं, और ये सारे फॉलोअर लोगों का एक यूज़ करना है, उनको वोट बैंक में ट्रांसफ़र करना है, और सिर्फ ये अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसमें लोगों की भलाई का कहीं दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि जब इंडिया टीवी ने गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा से दोबारा बात की तो उन्होंने कहा कि भुए यानी तांत्रिकों को मानने वाले लोगों का वर्ग बहुत बड़ा है और वो भी समाज के अंग हैं, इसलिए वो उस समारोह में गए थे। देखिए, उनको मानने वाले का वर्ग बहुत बड़ा है। हम माने न माने, मैं मानूं न मानूं, मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता हूं। सिर्फ मैं मिलने के लिए गया था। नहीं तो क्या भारतीय संविधान के हिसाब से अगर हम देखें तो ये संविधान की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जाती है ये बात? तो नहीं, भारतीय संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता कोई समाज के वर्ग को मिलने के नहीं जाए, ऐसा कहाँ लिखा है? दरअसल गुजरात बीजेपी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वोट के लिए समाज को बरगलाने और तंत्र मंत्र का तमाशा करने वालों का सम्मान जायज है? निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।